Wonderful morning to all my viewers. नमस्कार, सुप्रभात, आभार, अभिनंदन। मैं स्मिता गुप्ता, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। जिस व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण नहीं की, उसके पास नेत्र तो है, परंतु उसे सृष्टि की खूबसूरती को कभी नहीं देखा है। जी हाँ, आज शुरुआती दौर में ही शिक्षा के महत्व को जानते हुए उस विषय पर, क्योंकि आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। अगर हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके साथ ही साथ शिक्षा भी आज हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा के बिना हम अपने जीवन को तो भी बदल नहीं सकते और दुनिया को भी नहीं बदल सकते। बहुत ज़रूरी है कि दुनिया को और अपने जीवन को बदलने के लिए शिक्षा ग्रहण की जाए। जी हाँ, और शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक करें, अपने दिन की शुरुआत शिक्षित व्यक्तित्व और वैसे विचारों के साथ करें कि वो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने में, अग्रसर होने में हमारी मदद करे। जी हाँ, बढ़ते हैं अपने बिहार बिहान के पहले सेगमेंट की ओर, जो है अनमोल वचन। तो देखते क्या है खास हमारे आज के पहले सेगमेंट अनमोल वचन में। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, वो एक शिक्षाविद हैं, साथ ही साथ वह संस्थापक हैं आर्यावर्त सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स CBSE बोर्ड के। बिहार झारखंड एसोसिएशन स्कूल से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में 38 वर्षों का उनका अनुभव रहा है। जी हाँ, आइए स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान डॉक्टर CB सिंह का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, आप शिक्षा के क्षेत्र से विगत 38 वर्षों से जुड़े हुए हैं, काफ़ी कुछ कार्य किया है, अभूतपूर्व योगदान दिए हैं आपने शिक्षा के क्षेत्र में, कई सराहनीय कार्य किए हैं, ऑफलाइन से ऑनलाइन तक का सफ़र आपने देखा है। इतने वर्षों का अनुभव कैसा रहा, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें सर। जी स्मिता, इससे बेहतर तो कोई और अनुभव हो नहीं सकता जब हम अपने बच्चों को इस समाज के लिए, दुनिया के लिए तैयार करते हैं। इससे बड़ी चुनौती ना तो कोई है, ना ही इससे बड़ा कोई अवसर है। हम लोग, शिक्षक लोग, एक ऐसा काम करते हैं तो इस पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी जो आज है, हमारे पहले के शिक्षकों का योगदान है, आने वाली पीढ़ियां जो हैं आज के शिक्षकों का योगदान होगी। जैसा भी देश बनता है, जैसा संसार है, उसके पीछे शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान है और उसका एक छोटा सा मैं अंश हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। जी बिल्कुल। विगत कई वर्षों से आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। शुरुआती शिक्षा नीति और अभी फ़िलहाल जो हमारी नई शिक्षा नीति का उद्घाटन हुआ है, की शुरुआत हुई है, वो शुरुआती समय से चले आ रहे शिक्षा नीति से कितना अलग है? हाँ, इस जो शिक्षा नीति है ये तीसरी है। सबसे पहले 1968 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो शिक्षा नीति लाई गई थी पहली। 1986 में राजीव गांधी दूसरी शिक्षा नीति लेकर आए थे और ये तीसरी है जो 2020 में माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके दिशा निर्देश में शिक्षा मंत्री तत्कालीन जो थे, उनके संरक्षण में ये नीति बनाई गई थी। और के कस्तूरी रंजन जी जो हमारे एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, वो इसके अध्यक्ष थे। अभी भी वो जो आज रूप देखेंगी, उन्हीं की उनका सबसे बड़ा योगदान है। फ़र्क ये है, उद्देश्य तीनों का समान था। उद्देश्य तीनों नीतियों का यही था कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। लेकिन ये जो वर्तमान शिक्षा नीति है, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये बताती है कि बच्चे को उस स्तर तक ले आने के लिए तरीका कौन सा इस्तेमाल किया जाए। यानी बहुत बड़े बड़े चेंज लाए गए, चाहे वो उनके पाठ्यक्रम के स्तर पे हों, उनके पढ़ाने के ढंग के स्तर पे हों, या उनकी पढ़ाने के माध्यम के स्तर पे हों। बड़े बड़े परिवर्तन किए गए हैं। और ये जो शिक्षा नीति अगर पूरी तरह अमल में लाई जाती है तो हम समझते हैं कि हमारा जो आज का भारत है वो कल के लिए तैयार होगा
और जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जो शिक्षा नीति के उतने बढ़िया जैसा होना चाहिए ना होने के कारण जो रोजगार की और जो समस्याएं आ गई हैं, वो शायद काफ़ी हद तक हम लोग दूर कर पाएंगे, क्योंकि ये शिक्षा जो नीति है ये रोजगार परक भी है, ये व्यक्तित्व को भी बनाती है, और ये जो है हुनरमंद बनाती है बच्चों को। ये खास बात इसमें आने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं इस शिक्षा नीति में जो कह सकते हैं कि हमारी जो रटंत विद्या थी उसे परिवर्तन करके कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में बच्चों को उनका सर्वांगीण विकास के लिए इस मुद्दे पर केंद्रित हुआ है। बिल्कुल, नई शिक्षा नीति मुख्यतः मातृभाषा पर भी केंद्रित है, खासकर कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए। तो छात्रों के लिए जो वर्ग 6 में जाने वाले हैं और उसके बाद अगर इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई शुरू की जाती है, वो उनके लिए कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा? ये शिक्षा नीति में ये दबाव नहीं है कि आप मातृभाषा में शुरुआत करें। ये विद्यालयों को, वहाँ के प्रदेश को ये अधिकार है कि वो कैसे शुरू करें। हाँ, उनको ये प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप मातृभाषा में बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि बच्चे जो समझते हैं बेहतर ढंग से मातृभाषा में, वो किसी विदेशी भाषा में नहीं समझ सकते। शुरुआती सालों में बच्चों का काफ़ी समय ट्रांसलेट करते हुए जाता है, और वो जो मूल जो शिक्षण है, जो मूल जो समझ है, वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। ये देखा गया है बहुत सालों में, और उसकी वजह से छूट दी गई है। और तमाम स्कूल इसके लिए बहुत उत्साहित हैं कि हम अपने आंशिक रूप से सही लेकिन मातृभाषा में शिक्षा की शुरुआत करें, ताकि बच्चों का शिक्षा से अनुराग तो पहले बने, विराग तो ना हो। बच्चा स्कूल जाना तो शुरू करे, बच्चा स्कूल जाने से डरे तो ना। तो बच्चे दो के पास बहुत जल्दी जाना चाहते हैं, एक माँ के पास और एक मातृभाषा के पास। मैं समझता हूँ मातृभाषा के रूप में ये छूट दे करके सरकार ने एक दूसरी माँ को विद्यालयों में खड़ा करने की कोशिश की है, और बच्चे उसकी तरफ आकर्षित जरूर होंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है इस बदलते परिवेश में कि शिक्षा नीति को भी बदला जाए, और ये परिवर्तन हमारे आने वाले भविष्य, भारत के भविष्य के लिए एक बेहतर भारत को तैयार कर सके। जी हाँ, इसके साथ ही साथ शिक्षा पर और भी कई खास बातें होंगी। नई शिक्षा नीति में 10+2 को नई नीति 10+2 को हटाकर 5+3+3+4 से रिप्लेस किया गया है। ये किस प्रकार से शिक्षा को प्रभावित करेगा? बहुत अच्छे तीनों ये जो विभाग बनाए गए, इसके पीछे गहरी सोच और एक रिसर्च है कि छोटे बच्चे जो नर्सरी से लेकर के क्लास 2 तक के बच्चे हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। दबाव, स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। बच्चे खेल खेल में सीख जाएं, स्कूल आएँ, खेलें कूदें, गाएं, नाचें, आपस में बातें करें, चर्चा करें, और बहुत कुछ सीख जाएं। तो ये जो पाठ्यक्रम इस तरह बनाए गए हैं, उस तरह की टीचर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है कि बच्चों को स्ट्रेस बचपन में ना दिया जाए, उनमें दबाव ना हो। अब पाठ्यक्रम भी बहुत भारी ना हो, बहुत पुस्तकों का वजन बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत अधिक विषय ना पढ़ाए जाएं, कुछ विषयों में ही उनको रुचि पैदा की जाए, और बच्चे स्कूल आना, खुशी खुशी आना और खुशी खुशी जाना, ये जान लें। ये हमारी पहला जो सेगमेंट है, इसका जो उद्देश्य है। जो दूसरा सेगमेंट हमारा है 3, 4, 5, यहाँ हम सब्जेक्ट से बच्चों को रूबरू कराते हैं। थोड़ा सा ज्ञान, जो ज्ञान है, ज्ञान से उनका तादात्म्य इस वर्ग में होना है। थोड़ा बहुत सिलेबस की शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर भी वजन नहीं होता बच्चों के ऊपर, कोई बोझ नहीं। स्वाभाविक रूप से जो शिक्षा है वो आनी चाहिए, वही दीर्घकालीन समय तक साथ रहती है। अगली जो शिक्षा मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल में फिर हमारा जो असेसमेंट है वो बदला गया है, बदलना है, उस पर काम होना है, क्योंकि अब हम असेसमेंट करना शुरू कर रहे हैं ठीक से कि बच्चा हमारा क्या करेगा, कहाँ जाएगा। क्लास 6 में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्लास 6 में हम बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं जो हुनर सिखाएगी। अगर बच्चे को पॉटरी आती है, उसको अगर कोई और कला आती, कारपेंट्री आती, उसको रुचि है, तो क्लास 6 से हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं। यानी बच्चा जब क्लास 6 में जाता है तो वो हुनर से 2-4 होना शुरू हो जाता है। और अगर वो 8 तक भी पढ़ ले, किसी कारणवश अगर पढ़ाई नहीं हो पाती, वैसे नई शिक्षा नीति में ये तय किया गया है कि ड्रॉप आउट शब्द हट जाए, इस उद्देश्य बड़ा है, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं पढ़ाई हो पाती तो भी वो 8 में निकलने के बाद भी वो कुछ करने की स्थिति में होगा,
उसकी रुचि किसी न किसी क्षेत्र में हो गई है, कहीं ना कहीं वो जान गया है कि हम किस क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, थोड़ा पारंगत ना सही लेकिन शुरुआत तो हो गई है। जी, बिल्कुल। इसके बाद जो आखिरी जो सेगमेंट है 9 to 12, अब इसमें बच्चों की पढ़ाई हो रही है विषयों के साथ साथ, जो मूल विषय उनके साथ साथ उसकी रुचि के विषयों के साथ साथ। पहले जैसी बातें जो स्ट्रीम्स ख़त्म कर दी गई, अब आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स स्ट्रीम नहीं रही। बच्चा अपने रुचि के हिसाब से विषय चुन ले, किसी भी विषय में जिसकी रुचि हो, जो पढ़ना चाहे उसमें आगे बढ़े, सब में स्कोप है, और बच्चा अपना भविष्य स्वयं तय करे। अध्यापकों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो बच्चों की रुचि को जाने, उनकी मदद करें। तमाम वैज्ञानिक तरीके भी आ गए हैं जिनसे हम लोग बच्चों की रुचि जान लेंगे और उनको उस रास्ते पर चलाने के लिए मदद करेंगे जिसके लिए ईश्वर ने उनको बनाया है, ना कि जो इच्छा उन पर पेरेंट्स थोप देते हैं या अपने मित्रों के कहने में आकर के वो कुछ निर्णय कर लेते हैं। ऐसा नहीं, सब कुछ वैज्ञानिक होने वाला है और सब कुछ वही होने वाला है जो होना चाहिए था। कि शिक्षकों को भी बताया जा रहा है कि वो बच्चों की रुचि को समझें और वर्ग 6 तक यह निर्धारित हो कि उनकी रुचि किस क्षेत्र में है या किस विषय में है। लेकिन अगर शुरुआती समय से जो हमारे यहाँ शिक्षण विधि है, जो टीचिंग सिस्टम है, उसके दरमियान और आज की अगर शिक्षा नीति की बात करें, शिक्षकों को किस प्रकार से ट्रेंड किया जा रहा है कि वो इस नई शिक्षा नीति में खुद को ढाल सकें, खुद में परिवर्तन ला सकें? बहुत बड़ा एक अभियान सरकार के द्वारा टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए चलाया जा रहा है। शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन टीचर्स की ट्रेनिंग की शुरुआत बड़े पैमानों पर हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन देश में शिक्षकों की ट्रेनिंग आयोजित न की जाती हो, और इसके लिए शिक्षकों को तैयार करने के लिए बहुत बड़ी योजना सरकार के पास है, जो ये तैयार करें कि हम बच्चों के मानसिक स्तर को समझते हुए उनकी क्या ज़रूरियात हैं और दुनिया की क्या ज़रूरियात हैं, उनमें तादाद स्थापित करते हुए अपने बच्चों को तैयार करें। और हर दिन होती है ट्रेनिंग, हम लोग भाग ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और तमाम शिक्षक निखर के आ रहे हैं, जो शिक्षकों में ही एक से एक अच्छे ट्रेनर डेवलप हो रहे हैं। सीबीएसई का इसमें बहुत बड़ा एक काम है और सीबीएसई की सराहना करनी होगी कि उसने हज़ारों ट्रेनर्स तैयार कर दिए इस बीच में, उन्हीं शिक्षकों के बीच में जो बच्चों के साथ काम कर रहे थे, और बहुत बड़ा काम हो रहा है। आप देखेंगे इसका असर होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब कार्य हो रहा है, एक अभियान के रूप में हो रहा है, इतने बड़े विस्तृत स्तर पर हो रहा है, तो बिल्कुल परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसा कि सर आपने बताया, 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की ये तीसरी नई शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति में छोटे बच्चों के लिए, खासकर वर्ष 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए समग्र परिवर्तन हुआ है। यह उन छात्रों के लिए कैसे अलग होगा जो नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद शुरू करेंगे अपनी शिक्षा को, साथ ही साथ वर्तमान में और शुरुआती समय की नई शिक्षा नीति से ये कितना अलग होगा? छोटे बच्चों का जो फाउंडेशनल स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं, नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक का नाम दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज, जो ये पहला स्तर है। और यहाँ पहली शुरुआत तो यही है कि बच्चों को रटने से मना किया जाए। रटंत विद्या जो हम शुरू से ही पहले से ए फॉर एप्पल शुरू करते थे, अब वो नहीं होगा, उसका रास्ता बिल्कुल बदल दिया गया। ऐसे बच्चों को खेल खेल में सिखाना है कि बच्चा अनजाने में वैसे सीख जाए जैसे अपने माता पिता का नाम, अपना घर पता, अपने वस्तुएं, अपने खिलौने जान लेता है, वैसे शिक्षा को ग्रहण कर ले। तो सबसे बड़ा बदलाव रटंत जो क्रैमिंग है, जो रोट लर्निंग मेथड है, उसको हम लोग हमेशा के लिए बाय बाय कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा कि बच्चे आएँ, स्कूल में आएँ, ऐसे रुचिकर पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं उनके लिए जो उस बच्चे के रुचि के हिसाब से हो और उस स्थान के अनुरूप हो। एक ही पाठ्यक्रम, भले एक विस्तृत रूप से नई शिक्षा नीति ये कहती है कि पाठ्यक्रम पूरे भारतवर्ष में एक होना चाहिए, लेकिन जो पढ़ाई के तरीके हैं, जो सिलेबस है, वो अलग अलग हो सकता है, लक्ष्य एक हो सकता है। तो उस क्षेत्र की बात बताते हुए उन बच्चों में रुचि जगाई जाती है ताकि उनका स्कूल आने की मनस्थिति बन सके। पढ़ने की बात नहीं, स्कूल आएँ, खुश रहना सीखें, क्योंकि हैप्पीनेस इस वर्ग में जो सबसे पहला फाउंडेशनल स्टेज है, उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। बच्चे खुश रहना सीखें, खुशी खुशी स्कूल आएँ, विद्यालय में खुशी का माहौल हो, शिक्षक खुश हों
किसी तरह का स्ट्रेस ना दिया जाए बच्चों को, दंड तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाए। बच्चों को किसी तरह का उनकी किसी पारिवारिक स्थिति पे या उनके आर्थिक स्थिति पे किसी तरह का बोध किसी प्रकार का सीधे या परोक्ष रूप से नहीं आना चाहिए। उसी तरह उन बच्चों को खिलने दिया जाए जैसे एक फूल अपनी बाग में खिलता है अपने माली के संरक्षण में, बिना ये देखे हुए कि किस फूल का कलर कौन सा है, किस फूल की आकृति कौन सी है। हर फूल खिलता है अपने अंदाज से। हम वही अंदाज अपने प्री प्राइमरी इस फाउंडेशनल स्टेज में देखना चाहते हैं। क्या बात है। बिल्कुल बखूबी ये जो योजना है वो बहुत आगे तक जाएगी और हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगी। साथ ही साथ सर, परीक्षाओं का दौर है। फरवरी, मार्च, अप्रैल ये ऐसे महीने होते हैं जब हर वर्ग के बच्चों का एक परीक्षा का समय होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगामी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा विषय पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री छात्रों से और शिक्षकों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा में 38 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया है। विगत वर्षों में शुरुआती समय में किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये कहीं ना कहीं हमारे छात्रों के लिए उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इस विषय पर क्या कहना चाहिए? विदा, हम आपको बताना चाहेंगे, आपको इस बात का गर्व होगा कि ये केवल भारत की बात नहीं है, विश्व में कभी भी जी परीक्षा पर इतनी बड़ी बात और इतनी बड़ी बहस, इतनी बड़ी चेतना किसी देश में, किसी कालखंड में, किसी व्यक्ति ने कभी नहीं जगाई। ये गर्व है कि एक ऐसे विषय को प्रधानमंत्री ने चुना है, कई सालों से चुना है जी। और इस वर्ष तो इसमें बहुत अधिक काम हुआ। पूरे देश के शिक्षकों को, विद्यार्थियों को और अभिभावकों को इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आमंत्रित किया गया। उनके विचार लिए गए, उनके लेख और उनकी पेंटिंग, उनकी वीडियो मांगी गई और तमाम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक ऐसी चेतना जाग गई जो परीक्षा एक भय लाती थी, एक डर, एक बच्चे सकुचा जाते थे, सपने देखते थे बच्चे, डरावने सपने परीक्षा के। जी बिल्कुल। उस पर इतना बड़ा काम इस प्रधानमंत्री जी ने किया है कि लाख लाख सलाम हो हमारा है। हर शिक्षाविद उनको सलाम करता है। और हमें तो इस बात की खुशी है आपसे बताने में कि हमारा प्रदेश भी इस पर बहुत आगे है। हम लोग ने जो हमारा पटना रीजन है सीबीएसई का, या इस रजिस्ट्रेशन की संख्या में हम लोग भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर आए। क्या बात है। प्रदेश की बात करें केवल तो हमारा प्रदेश बिहार पूरे भारतवर्ष में तीसरे स्थान पर आया रजिस्ट्रेशन में जी। और हमारा झारखंड 5वें स्थान पर आया। यानी बहुत अच्छा काम इस बार सीबीएसई के जो हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हैं उनके संरक्षण में हुआ और पूरे बच्चों में ऐसी जागृति आ गई है कि मानो परीक्षा तो इस बार हम लोग खेल खेल में देंगे। और प्रधानमंत्री यही चाहते हैं, परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य यही है कि बच्चे परीक्षा को एक भय मुक्त, चिंता मुक्त वातावरण में अपीयर हों और जैसे रोज़ पढ़ने जाते हैं वैसे ही जाएं। कोई अलग से तैयारी जैसी ना हो। जैसे एक माली है, अब वो गार्डन को सींचता है, बड़ा करता है, आप उससे कहें कि हम आपके गार्डन को इस पर्टिकुलर डे देखेंगे तो वो शायद बाहर से तमाम गमले ला कर रख दे और आपको खुश कर दे जी। इसलिए रोज़ देखना है हमें। हम रोज़ देखते हैं, जैसे रोज़ उनका असेसमेंट होता है वैसे एक असेसमेंट का वो भी एक पार्ट है, उसको उसी तरह लिया जाए। खुशी खुशी जाएं हम विद्यालय परीक्षा देने के लिए और तनाव न लें, क्योंकि तनाव लेंगे तो विस्मरण होगा, विस्मृति होगी। तनाव, स्ट्रेस तो ज़रूरी है, स्ट्रेस को मैं मना नहीं करता, स्ट्रेस जीवन में ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रेस जब माउंटेड हो जाता है तो टेंशन बन जाता है और जब टेंशन लेके आप जाएंगे तो आपकी विस्मरण होगा, आप जानते हुए नहीं लिख पाएंगे। इसलिए उससे दूर रहें, खुशी खुशी विद्यालय जाएं। प्रधानमंत्री का संदेश यही है जो 27 जनवरी को 11 बजे पूरा देश और पूरा विश्व देखेगा। और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे वातावरण में परीक्षा दें जहाँ अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। आने वाली नई शिक्षा नीति में तो और बड़े बड़े बदलाव हैं। ये परीक्षा शायद इस तरह होगी ही नहीं, ये शायद अंतिम परीक्षाएं हैं जो चल रही हैं। थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि परीक्षाओं का स्वरूप ही बदल जाएगा और सब कुछ बहुत बहुत सामान्य, बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। हम विद्यालय जाएंगे, परीक्षा हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा परीक्षा कब हुई और हम अंकों की बात कहीं बहुत दूर छूट जाएगी, व्यक्तित्व की बात आ जाएगी। अचीवमेंट तो होगा लेकिन अंक महत्वपूर्ण नहीं होंगे, लर्निंग महत्वपूर्ण होगी, सीखना, अधिगम महत्वपूर्ण होगा।
समय आने वाला है, थोड़ा इंतज़ार करिए। बिल्कुल, कई बार हम महान हस्तियों के बारे में, महान व्यक्तित्व के बारे में सुनते हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ था, लेकिन हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उनके किए गए कार्यों को हम खुद अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। उन्हें कहीं से सुनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम उन्हें महसूस कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं और उनके किए हुए सारे कार्यों का हम फ़ायदा भी उठा पा रहे हैं। परीक्षाओं के में छात्रों के ऊपर दबाव तो होता है, स्ट्रेस होता है, जिसे कम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ अभिभावकों के ऊपर भी काफ़ी दबाव होता है। उसके लिए किस प्रकार से बदलाव किए जा रहे हैं? अब ये जो परीक्षा पे चर्चा है जी, जो 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मिलेंगे बच्चों से भी, अभिभावकों से जी। भी और शिक्षकों से भी, जी। ये उसी की कड़ी है कि सचमुच दबाव बच्चों से अधिक तो अभिभावकों पर होता है, बिल्कुल। बल्कि अभिभावकों का ही दबाव ट्रांसफ़र होकर बच्चों में चला जी, जाता है। जी। वो बच्चों से ये कहना परीक्षा सिर पे आ गई है, जल्दी तैयारी करो, समय वक्त कर रहे हो, देर तक सो रहे हो, ये सारी बातें उनके जो स्ट्रेस लेवल को और बढ़ा देती हैं। मैं समझता हूँ कि अभिभावकों को समझना होगा कि हमारा बच्चा केवल अंक प्राप्त करने के लिए नहीं जन्म लिया है, उसका उद्देश्य कुछ है, वो दुनिया में कुछ करने आया है, और ये सब यात्रा है, जैसे मंजिल नहीं है। परीक्षा हमारी यात्रा का अंश है, और अभिभावकों को बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे अंक पाने वाले भी बहुत बार जीवन में सफल नहीं होते, बिल्कुल। और बहुत सामान्य अंक पाने वाले बच्चे जीवन में तमाम ऐसे मुकाम हासिल कर जाते हैं कि दुनिया को एक नया रास्ता देकर जाते हैं। भरोसा रखें अपने बच्चे पर, ईश्वर की वो कृति है, उसको मौका दें, वो निखरेगा और आपको गौरवान्वित करेगा, और उस पर दबाव न डालें, परीक्षा का बिल्कुल दबाव न बिल्कुल। डालें। हर बच्चा अपने आप में खास है, उसकी एक अपनी विशेषता है, एक अपना टैलेंट है, और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा टॉप हो और हर बच्चा बहुत ही टैलेंटेड हो, लेकिन उसमें एक अलग टैलेंट ज़रूर होता है। बस ज़रूरत होती है उसे ढूंढने की और उसे निखारते हुए आगे बढ़ाने की। जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ हम अगर परीक्षा पे दबाव की बात कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री बहुत ही ज़मीनी स्तर पर हर क्षेत्र से जुड़े हैं, हर क्षेत्र के व्यक्तित्व से जुड़े हैं और हर क्षेत्र पर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी परीक्षाओं को लेकर एग्ज़ाम वॉरियर्स एक बुक भी है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये बहुत सी बात आपने बहुत ये जिक्र किया इस पुस्तक का। मैंने पुस्तक पढ़ी है जी। और एग्ज़ाम वॉरियर्स एक ऐसी पुस्तक है जो हर बच्चे को पढ़नी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जो बच्चे आज सुन रहे हैं, जहाँ तक हमारी बात पहुँचेगी, वे अपनी तैयारी का थोड़ा सा समय कम कर दें और एग्ज़ाम वॉरियर्स के प्रति ले लें और उसे पढ़ लें। ये करीब 250 पन्ने की एक पुस्तक है, लेकिन उसको पढ़ने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है बस। आप एक बार शुरू करेंगे तो ख़त्म करके ही मानेंगे, इतनी इंटरेस्टिंग है और इतनी प्रैक्टिकल है। ऐसे उदाहरण दिए गए इसमें कि परीक्षा के स्ट्रेस को कैसे बस्ट करें, कैसे उससे निकलें, और कैसे तमाम ऐसे उदाहरण जो हमें बताते हैं कि परीक्षा अगर देनी है, अगर हम प्रसन्नता से देंगे तो हम अच्छा अचीव करेंगे, दबाव में देंगे तो हम अच्छा अचीव नहीं कर पाएंगे। अनेक उदाहरणों से, महान व्यक्तित्व से भरी हुई एक ऐसी पुस्तक है। हर चैप्टर में कुछ न कुछ उदाहरण है और बड़े ज़मीनी उदाहरण हैं। उनको पढ़ाइए बच्चों को ज़रूर। अभिभावकों से मेरा निवेदन है, हर विद्यालय के प्रमुख से मेरा निवेदन है, बच्चों को एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक ज़रूर पढ़ने दें और देखें कितनी बड़ी बड़ी बातें बहुत साधारण भाषा में लिखी गई हैं। और जो वॉरियर्स है ना, बच्चे हमारे जो चिंतित होते हैं, उन वॉरियर्स से वॉरियर की जो यात्रा है, ये पुस्तक पूरा करा देगी और बहुत बड़ा अंतर लाएगी। तो सैल्यूट है प्रधानमंत्री को इस किताब के लिए ख़ास तौर से कि उन्होंने इतनी बेहतरीन किताब लिख डाली हम सब के लिए। और ऐसे तमाम ऐसी किताबें हैं और भी हैं, लेकिन जितनी अच्छी भाषा में पुस्तक लिखी गई है और जितने ज़मीनी उदाहरण दिए गए हैं, ये किसी और पुस्तक में नहीं है। ज़रूर पढ़िए आप भी पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी इस किताब को पढ़ें, इस पुस्तक को पढ़ें और इसमें लिखी बातों को अपने जहन में रखें, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी मनस्थिति को जानते हुए हमारी समस्याओं के समाधान के लिए ये पुस्तक लिखी है। जी हाँ, जैसे हमारे घर में हमारे गार्जियन कार्य करते हैं ना, कि वो हमारी मनस्थिति को समझते हुए हमारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री भी हमारी मनस्थिति को समझते हुए हमारी हर समस्याओं के समाधान में, उनके निदान में खुद को झोंक चुके हैं और हमारे लिए समस्याओं के समाधान ढूंढने में भी लगे हुए हैं। बिल्कुल। अगर नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं सर, इसमें सफल प्रोजेक्ट की भी खासी
चर्चा हुई है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि सफल प्रोजेक्ट क्या है। जी जी, ये वैसे अभी ये चर्चा ज़्यादा नहीं हुई है, होनी चाहिए जी। अभी होगी, क्योंकि ये अभी प्रोजेक्ट एक पायलट स्तर पर हम लोग पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं, विदेशों में भी चल रही है। ये 1000 से ज़्यादा विद्यालयों में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम लोग जो सफल है, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चरल असेसमेंट फॉर स्ट्रक्चरल असेसमेंट फॉर ऑगमेंटेड लर्निंग। अब लर्निंग जो है हम उसको चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट लेवल पे जा करके कि कैसे बच्चे इसको हम जो हम टेस्ट ले रहे हैं, अभी टेस्ट हम लोग ले रहे हैं बच्चों का। आप जानेंगे कि बच्चों का जो टेस्ट हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। हर बच्चे को अलग अलग पेपर आ रहा है, बच्चे को पता नहीं कि दूसरे पड़ोस वाले बच्चे को कौन सा पेपर मिला, और उस से बच्चे सीख रहे हैं कि अगर हमें नॉलेज है, अगर हमने पढ़ा है तो हम ज़रूर उत्तर दे लेंगे। और अगर ये कामयाब हो जाता है, सफल हमारा जो प्रोजेक्ट है तमाम स्कूलों में चल रहा है, इसके सर्वे रिपोर्ट आएगी, तमाम एक्सपर्ट्स इसके पीछे लगे हैं, तब जाकर अगले साल से ये अन्य विद्यालयों में पूरे भरोसे के साथ नई शिक्षा नीति और इसका जो असेसमेंट पार्ट है वो लागू हो जाएगा। पहले हम बातचीत कर रहे थे कि किस प्रकार नई शिक्षा नीति और परीक्षा पे चर्चा, ये दो विषय मिलकर छात्रों के भविष्य को किस प्रकार से बेहतर करने की कोशिश कर रही है। सर, आपने कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है, लेकिन कई बार हमारी मंशा रह जाती है कि कुछ अपने स्तर से, कुछ खुद से इन छात्रों के लिए किया जाए या फिर इस समाज के लिए किया जाए। ऐसी कोई मंशा आपकी या फिर ऐसे कोई नए कार्य जो आपने किया इन छात्रों के लिए? इसमें तमाम पहले तो कई साल सीखने में लग जाते हैं हमें एजुकेशन को। बिहार में मैंने सबसे ज़्यादा वक्त दिया है और बिहार के बच्चों को हमने देखा है। पूरी दुनिया में देख के मैंने ये पाया कि बिहार के बच्चों में मेधा बहुत है, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ उनको पहुँचना होता है। कई बार उनके निर्णय गलत हो जाते हैं, शुरू से ही वो तय नहीं कर पाते हमें किस क्षेत्र में जाना है। कई बार अभिभावकों की वजह से, कई बार मित्रों की वजह से, कई बार किन्हीं अन्य कारणों से वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, उनकी मेधा विकसित नहीं हो पाती वहाँ के लिए जहाँ के लिए उनको ईश्वर ने बनाया है। जी। मैंने भी कई साल के बाद और कई साल पहले मैंने ये सोचा था कि इन बच्चों का विभाजन अगर प्रारंभ से ही हम करें, बच्चों को पहले से ही मोटे मोटे स्तरों पे बांट दें तो क्या अच्छा हो। तो मैंने अपनी एक विधा बनाई, उसका नाम दिया मैंने नॉलेज ग्राम। नॉलेज ग्राम शब्द है मेरा, है रजिस्टर्ड है, पेटेंटेड है। अब इसमें मैंने बच्चों को क्लास 1 से ही उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसका लंबा एक तरीका है, उसमें हम DMIT का भी इस्तेमाल करते हैं और तमाम ऑब्जर्वेशनल मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तमाम और मनोवैज्ञानिकों की मदद भी लेते हैं कि बच्चे के अंदर 3 मेन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। पहला हिस्सा हम पाते हैं कि उन बच्चों का है जो कुछ सेवा करना चाहते हैं, जो सर्विस ओरिएंटेड बच्चे हैं, जो देश और समाज की सेवा करना चाह रहे हैं किसी भी रूप में। जी। दूसरा वो है जो बच्चे दुनिया को एजुकेट करना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। और तीसरा है जो वो रक्षा करना चाहते हैं देश की, समाज की। जी। तो हमने नाम दिया इस पद्धति का नॉलेज ग्राम और इसको 3 हिस्से में बांटा। पहला नाम है सेवा नॉलेज ग्राम, दूसरा है शिक्षा नॉलेज ग्राम और तीसरा है रक्षा नॉलेज ग्राम। अब क्लास 1 के बच्चों में हमारे स्कूल में अगर आप आएंगी तो आप अगर कह सकते हैं भाई आई वांट टू मीट ऑल रक्षा नॉलेज ग्राम स्टूडेंट, दे विल कम आउट एंड देयर बॉडी लैंग्वेज यू विल फाइंड दैट विल बी डिफरेंट। उनकी भाषा, उनकी बोलचाल, उनका तौर तरीका अभी से बदलता है। वो रक्षा नॉलेज ग्राम के बच्चे हैं, उन्हें पता है कि हमें बड़ा होकर के अपने समाज की, देश की, दुनिया की रक्षा करनी है। इसलिए मुझे ज़हीन होना है, मुझे मजबूत होना है, मुझे शार्प होना है और मुझे थोड़ा एग्रेसिव भी होना है। जी। तो ऐसे बच्चे जो इस तरह के ट्रेट्स को धारण करते हैं, हम उनको रक्षा नॉलेज ग्राम सेगमेंट में डालते हैं और उनकी पढ़ाई तो वही है, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसा मौका, कुछ ऐसे वीडियोज़ दिखाएंगे, ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे कि वो बच्चे उस अपने रोल के लिए क्लास 1 से तैयार हो जाते हैं। दूसरा है सेवा नॉलेज ग्राम, जो सबसे पहला हमने आपको बताया। जी। जो भी डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, किसी भी तरह की सेवा करनी है, वो सेवा करने वाले बच्चे, सर्विस ओरिएंटेड मेंटालिटी के बच्चे को हम अलग से ट्रेनिंग देते हैं कि सेवा करके आप अमर हो सकते हैं, यू कैन बी इमॉर्टल बाय सर्विंग द वर्ल्ड। वो रक्षा नहीं, वो सेवा है। तो सेवा के बच्चों की अलग ट्रेनिंग। और सबसे बड़ी चुनौती अभी जो हमारे समाज में है, पूरे विश्व में है,
टीचर्स नहीं मिलते, एजुकेटर्स नहीं मिलते। उन एजुकेटर्स की ट्रेनिंग देने वाली हमारी जो कॉन्सेप्ट नॉलेज ग्राम है, ये विश्व की पहली कॉन्सेप्ट है, जहाँ क्लास 1 से बच्चे एजुकेटर बनाए जाते हैं। उनको कैसे एजुकेट करना है दुनिया को, वो सिखाया जाता है और वो उसको अपनी मुहिम को लेकर आगे चलते हैं। अभी से तैयार हैं। हमारे एक विद्यालय में 95 बच्चे हैं जो क्लास 1 में एजुकेटर हैं, वो अभी से टीचर बनने को तैयार हैं। यानी टीचर के लिए उनके मन में कोई हिचक नहीं है, वो बड़े होकर टीचर ही बनेंगे इन एनी टाइप ऑफ टीचर, बट दे विल एजुकेट द वर्ल्ड। तो वो जो सेवा नॉलेज ग्राम, शिक्षा नॉलेज ग्राम और रक्षा नॉलेज ग्राम, जो 3 सेगमेंट हमने बनाए अपने नॉलेज ग्राम शिक्षा पद्धति में, मैं समझता हूँ कि ये तो हमने बनाया शिक्षा नीति के आने के पहले, और मैं समझता हूँ कि इसका काफ़ी एड्रेस किया गया है नई शिक्षा नीति में। और अगर विद्यालय और भी विद्यालय इस तरह के पैटर्न को लेकर आगे बढ़ें तो मैं समझता हूँ कि आगे चल करके हम दुनिया की जो 3 बड़ी चुनौतियाँ हैं, इसके लिए पूरे विश्व को जो मानव संसाधन होगा हम बिहार से दे सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि आपने विगत कई वर्षों के अनुभव को इस पद्धति में समेट कर एक जगह एकत्रित कर दिया है और छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए इसमें कई ऐसी चीज़ें डाली गई हैं, ऐसी सेवाएं डाली गई हैं कि बच्चे बचपन से ही क्लास 1 से ही खुद को एक मुकाम पर देख पा रहे हैं और खुद को उसके लिए तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कोविड काल की जब बात करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो अब तक कभी भी हमारे भारत में नहीं हुआ था, उसकी शुरुआत हुई और इसका असर काफ़ी हमारे बच्चों पर पड़ा। जो बच्चे घर में बंद थे, उन्हें कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों से रूबरू होने का मौका मिला। साथ ही साथ उनकी पढ़ाई जो बिल्कुल रुक सी गई थी, थम सी गई थी, उन्हें भी एक नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश की गई और वो काफ़ी कारगर भी हुआ। लेकिन इसके ज़रिए हमारे छात्र, हमारे बच्चे सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट से भी जुड़ गए। इसका कितना नुकसान हुआ है? बहुत बड़ा सार्थक प्रश्न है ये, और इसको ज़रूर एड्रेस किया जाना चाहिए। जब कोविड के दौरान जब हम लोगों ने तैयारी की कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन का सहारा लेना है, उस वक्त मैं भी श्योर नहीं था कि इसका इतना लाभ होगा जितना लाभ वास्तव में हुआ। हम लोग शिक्षा के स्तर को बनाए रख पाए, लेकिन बच्चों को तब जो कार्य हम लोग पिछले 30 वर्षों से चाह रहे थे हमारे शिक्षक कंप्यूटर में अपने आप को अपडेट कर लें, वो नहीं कर पा रहे थे, वो काम 3 महीने में हमारे देश के शिक्षकों ने कर दिखाया। और सारे शिक्षक आज कंप्यूटर से अपडेटेड हैं और एक नया रोज़गार उनके पास है। वो दिन भर क्लास में पढ़ाते हैं, शाम को ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं और अर्न करते हैं। लेकिन नुकसान क्या हुआ? बच्चे भी सीख गए तेज़ी से, टीचर्स भी सीख गए। अब मुझे अच्छा लगता है संस्कृत और हिंदी के टीचर्स को भी कंप्यूटर से और ऑनलाइन पढ़ाते हुए देख करके अच्छा लगता है। अब पूरी दुनिया में उनका बाजार बढ़ा। लेकिन बच्चों में आदत जो लगी ध्यान देर तक मोबाइल या लैपटॉप के साथ रहने की, इसका बुरा असर तो हुआ है। अब बच्चे छोड़ते नहीं। अब उनको इस बात का ध्यान दिलाया जाना कि अब कम समय तक इस्तेमाल करो। कहते हैं कल तक तो आपने इसको प्रमोट किया और आज आप इसको वापस लेना चाहते हैं। बड़ी चुनौती है। इस पर हम लोग तमाम वर्कशॉप भी कर रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट्स इस फील्ड में उतर के आए हैं। बच्चों को उससे अलग अब नहीं किया जा सकता, उस समय आगे निकल चुका है। अब मोबाइल फ्री चाइल्ड की कल्पना नहीं कर सकते। वो रहेंगे सीमित समय में रहें और उपयोगी बनकर रहें, ना कि नुकसानदेह साबित हों, और उससे बेहतर, उससे दूर करने के लिए। सर, शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर हम जितनी चर्चा करें कम है, और आगामी 27 जनवरी को हम लोग परीक्षा पे चर्चा विषय पर भी देखेंगे कि किस प्रकार पूरे देश को हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक साथ जोड़ देंगे। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना वक्त निकाला और शिक्षा पे इतनी सारी विशेष बातें की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपके पत्र हमारे लिए बेहद खास हैं और पत्र लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास हमारा पता हो। तो उठाइए कागज़ और कलम और नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।